सुनिए, ठीक है, चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें हम लोग सबसे पहली चीज देखेंगे। मिल गया क्या आपको? उसमें जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे इलास्टिसिटी। क्या देखेंगे? सॉलिड्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हम अपने डेली लाइफ में भी महसूस करते हैं कि अगर हम किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का जब शेप बिगाड़ते हैं ना, यानी कि उसको हम डिफॉर्म करते हैं, बोलिए, तो वो अपने शेप को वापस से रीगेन करने की कोशिश करता है। जैसे मान लो कि एक रबर ले लो, वो जो रबर बैंड वाला रबर नहीं होता है, बोलिए ना, तो उसको आप अगर खींच के छोड़िएगा तो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है कि नहीं? मतलब ऐसा हमको लगता है कि 100% उसने अपने शेप को रीगेन कर लिया है। बोलिए, अब चाहे ये लीजिए, मैंने अपने स्किन को ऐसे खींचा और खींच के अगर मैं छोड़ दूंगा तो आपको नहीं लग रहा फिर वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया? तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिसिटी। बीच में मत बोलिए, पानी पी सकती हो। इसको क्या बोला जाता है? इलास्टिसिटी बोला जाता है, ठीक है। हाँ, अब सवाल ये है कि पहले देख लेते हैं इलास्टिसिटी है क्या। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का वो गुण बाय वर्च्यू ऑफ विच का मतलब हुआ जिसकी वजह से इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज क्या? हाँ, जब हम अप्लाइड फोर्स को रिमूव कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि रबर को मैंने ऐसे खींचा, बोलो, तो अभी जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है, जब तक मैं अप्लाई किए हुए रहूंगा तब तक तो ये अपने शेप को रीगेन थोड़े करेगा। जैसे ही छोड़ूंगा वापस से अपने ओरिजिनल शेप पे नहीं आ जाता है। वही बात बोल रहा है कि व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड, तो ये अपने शेप को रीगेन करने की कोशिश करता है, और इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिसिटी। और ऐसे में जो डिफॉर्मेशन होगा उसको बोला जाएगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन। द डिफॉर्मेशन कॉज्ड इज नोन एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। लेकिन सुनिए, हर ऑब्जेक्ट के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो अपने शेप और साइज को वापस से रीगेन कर ले। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टी एकदम ना के बराबर होता है। जैसे मैंने कहा था कि गीली मिट्टी को ऐसे गोला बना लेना और उसको किसी दीवार पे चला के मारना, तो उसका शेप डिफॉर्म तो हो जाएगा, लेकिन रिफॉर्म होता है क्या? वो जैसा चिपका रहेगा वैसा ही चिपका रह जाता है। अरे बात समझ रहे हो? यानी उनके पास इलास्टिसिटी लगभग ना के बराबर है। तो शेप को रीगेन करने की प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिसिटी, और शेप को ना रीगेन करने की प्रॉपर्टी को बोला जाता है प्लास्टिसिटी। बोलो ना, इसका मतलब हुआ कि रबर के पास कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा है? इलास्टिसिटी। लेकिन गीली मिट्टी के पास कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा है? प्लास्टिसिटी ज्यादा है। तो इसके बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सम मटेरियल्स लाइक लंप ऑफ पुट्टी ले लीजिए। अरे पुट्टी जो घर पे, हाँ, तो वो भी तो एक तरीके का गीला मिट्टी ही टाइप का ना हो गया? हाँ, ठीक है। या फिर आप मड ले लीजिए, कीचड़ ले लीजिए। हैव नो टेंडेंसी टू रीगेन देयर प्रीवियस शेप। इनके पास अपने शेप को रीगेन करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगर गीली मिट्टी के पास अपने शेप को रीगेन करने की प्रॉपर्टी आ जाए, हम कभी कोई मूर्ति बना ही नहीं पाएंगे। जा, मान लो कि गोल मुंडी हमने बना दिया, अब आंख बनाने के लिए ऐसा छेद करेंगे ना, तो पता चलेगा हम छेद करेंगे वापस से भर गया। हम कभी मूर्ति बना पाएंगे? तो ये प्रॉपर्टी भी जरूरी है प्लास्टिसिटी वाली, ठीक है। तो वो अपने शेप को रीगेन नहीं करते हैं एंड दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म। आप उनको जैसे डिफॉर्म करिएगा वैसे डिफॉर्म हो जाएंगे। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड प्लास्टिक सब्सटेंसेस, एंड इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है बाबू प्लास्टिसिटी। तो किसी में इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, किसी में प्लास्टिसिटी ज्यादा होता है। क्लियर है? चलिए समझते हैं कि आखिर ये इलास्टिसिटी वाला बिहेवियर सॉलिड्स के पास आता क्यों है। तो आपको याद होगा बहुत पहले मैंने एक ग्राफ आपको बताया था, कुछ इस तरीके का ग्राफ याद आ रहा है? बोलो ना, ऐसा ग्राफ मैंने बताया था। जो ग्राफ मैंने बनाया था डिस्टेंस वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। तो सवाल यह है कि कैसा डिस्टेंस है? तो बाबू किसी भी सॉलिड के अंदर दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, बोलिए, किसी भी सॉलिड के अंदर दो मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस वर्सेस उनकी पोटेंशियल एनर्जी के बीच का ग्राफ था ये, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल को एक काम करिए, आप यहां फिक्स कर लीजिए। जैसे इस पेन के अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, अरे बोलो ना,
तो किसी भी दो मॉलिक्यूल को आप इसमें से निकालिए, एक मॉलिक्यूल को आप यहाँ फिक्स कर लीजिए और दूसरे मॉलिक्यूल को आप कहीं यहाँ, तो यहाँ का मतलब हुआ लगभग इनफाइनाइट। अरे बोलिए, हाँ वो एक्सिस जहाँ खत्म हो रहा होता है लगभग हम उसको क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा तो एक बार हम यहाँ रखेंगे, फिर एक बार थोड़ा सा हम लोग यहाँ रख के देखेंगे बी पोजीशन पे, फिर एक बार हम लोग यहाँ पर रख के देखेंगे सी पोजीशन पे, फिर एक बार हम लोग कुछ यहाँ पर रख के देखेंगे डी पोजीशन पे। मतलब एक मॉलिक्यूल को मैंने फिक्स कर दिया और दूसरे मॉलिक्यूल को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करा रहा हूँ। बोलो, तो ऐसे में हम लोगों ने देखा था कि जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में उसका फॉर्मूला आता था माइनस डी यू बाई डी आर। ये सब याद आ रहा है, माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर, जिसमें मैंने कहा था कि फोर्स अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हुआ एक रिपल्सिव फोर्स होगा। मान लो इस पर फोर्स पॉजिटिव लग रहा है का मतलब उधर ना लग रहा है, अरे बोलो पॉजिटिव डायरेक्शन वही ना है, तो पॉजिटिव फोर्स का मतलब रिपल्सिव फोर्स, नेगेटिव फोर्स का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। अगर ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन ना हो गया, तो नेगेटिव फोर्स का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। सही है, तो आइए हम जितने सारे पोजीशंस हैं उन पोजीशंस पर देखते हैं कि एक को तो खैर हमने यहाँ फिक्स कर दिया है, अरे बोलो ना, हाँ, दूसरे को जब यहाँ रखा गया, यहाँ रखा गया, यहाँ रखा गया, यहाँ रखा गया, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है आइए चेक करते हैं। एक बात बताइए, किसी भी ग्राफ में डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, स्लोप मतलब होता है, ठीक है। तो अगर हम पहले एट ए पोजीशन की बात करें तो आप बताइए, जब आपने दूसरे मॉलिक्यूल को यहाँ रखा है यानी लगभग इनफाइनाइट पर रखा है, तो जो कर्व है वो कहाँ है, वो यहाँ ना है। और बताइए इस पॉइंट पे स्लोप जानने के लिए आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना आया, 0। इसका मतलब हुआ कि डी यू बाई डी आर कितना आ गया, अरे स्लोप का मतलब डिफरेंशिएशन, डी यू बाई डी आर। अगर ये y होता ये x होता तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, अभी u और r है तो डी यू बाई डी आर लिखेंगे। तो स्लोप हो गया डी यू बाई डी आर जो कि कितना है, 0। अब जब डी यू बाई डी आर 0 है तो फोर्स भी कितना होगा, यानी दो मॉलिक्यूल्स को इनफाइनाइट सेपरेशन पर रखिए, दोनों एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, इनफाइनाइट सेपरेशन का मतलब हुआ ना इसको इससे मतलब है ना इसको इससे मतलब है। याद आ रहा है ना, ऐसा देखा था मैंने, रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको, देखा है ना हम लोगों ने ऐसा, ठीक है। दूसरा, अब हम क्या करते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल को यहां से उठा के अब कहां लाते हैं, यहां लाते हैं। तो ये तो एक फाइनाइट डिस्टेंस ना हो गया, बोलिए। अब ढूंढिए कर्व कहां है, तो बाबू कर्व कहां है, यहां है। अब यहाँ पर जब तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो बताओ इस टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। लाइन ऐसे झुका रहे, स्लोप कैसा है, लाइन ऐसे झुक जाता है तो स्लोप नेगेटिव होता है। बोला था मैंने, लाइन देखते ही तुमको पता हो जाना चाहिए कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसका मतलब हुआ स्लोप जो कि डी यू बाई डी आर है वो कैसा है, वो पॉजिटिव है। लेकिन फोर्स का तो मतलब माइनस डी यू बाई डी आर ना होता है, तो दोनों साइड में थोड़ा माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करें तो बाबू माइनस डी यू बाई डी आर तब कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अरे पॉजिटिव चीज में माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो नेगेटिव नहीं हो जाएगा, और इसी को ना फोर्स बोला जाता है। फोर्स आ गया नेगेटिव, यानी इस पर अब फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। यानी कि इस मॉलिक्यूल को यहाँ छोड़ोगे ना तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। वेरी गुड। चलिए हम बात करते हैं एट पोजीशन सी की। कहाँ की बात करते हैं, तो सी पे कर्व ढूंढोगे कहाँ है, तो बाबू यहाँ ना है, और यहाँ अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट आएगा। बताइए एक बार फिर से, स्लोप कितना आ गया, और अगर स्लोप 0 तो फोर्स कितना, यानी ये वो डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर दोनों एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। और बाबू यही होता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस अगर हम एटम्स की बात करें, और यही होता है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें। यानी आप यकीन मानिए इस पेन के अंदर जितने भी अगल बगल वाले मॉलिक्यूल्स होंगे सब अभी फिलहाल इसी सेपरेशन पर होंगे। अरे बोलो, तभी अभी एक दूसरे पर कोई नेट फोर्स नहीं लगा रहा है, सही है, इसीलिए सब अपने आप में रेस्ट में है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर कहिए चाहे इंटर एटॉमिक कहिए, तो चलिए हम लोग मॉलिक्यूलर ही बोल देते हैं। इंटर क्या है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ये, ठीक है। अब सुनिए, आप इस मॉलिक्यूल को अब और नजदीक लाइए, यानी अब हम उनके बीच के सेपरेशन को क्या करना चाह रहे हैं, और कम करना चाह रहे हैं। तो और कम करिएगा तो कर्व ढूंढ लीजिए कहाँ है, यहाँ है, और यहाँ पर जो स्लोप होगा वो कैसा है, नेगेटिव।
यानी कि फोर्थ केस में हम हैं कहाँ, डी पर हैं, तो डी यू बाई डी आर कैसा आ गया, नेगेटिव। हमको फोर्स चाहिए, तो फोर्स का मतलब माइनस डी यू बाई डी आर होता है, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये तो बन जाएगा माइनस डी यू बाई डी आर, लेकिन ये हो जाएगा पॉजिटिव। माइनस डी यू बाई डी आर फोर्स होता है, फोर्स के पॉजिटिव होने का क्या मतलब हुआ, इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा। बात समझ में आई? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। यानी कि सॉलिड में जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा इस सेपरेशन पे रहना चाहते हैं। क्या हो अगर हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स लगा दें, तो फोर्स लगाएंगे ऑब्वियसली उधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अरे बोलो ना। लेकिन जैसे ही हम इन दोनों के बीच के गैप को बढ़ाएंगे, तुरंत ये, अरे अब इसको उठा के यहां ला दिए हम, तुरंत ये इस पर क्या लगाने लगेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाने लगेगा जा। और जैसे ही हम इसको हटाएंगे, छोड़ेंगे, वो अट्रैक्टिव फोर्स वापस उसको इस पोजीशन पर नहीं लाके रख देगा। अरे बात समझ में आई? चाहे चाहे मान लीजिए हम इसको इधर लाना चाह रहे हैं, इधर, ठीक है, हमने फोर्स लगा के ला दिया यहां, अरे बोलो ना, फोर्स लगा के ला दिया हमने। तो अगर फोर्स लगा के उसको यहां ला दोगे तो क्या ये अब चुप बैठेगा, ये इस पर अब रिपल्सिव फोर्स लगाएगा कि नहीं, बोलो ना। और जैसे ही हम छोड़ेंगे, ये रिपल्सिव फोर्स वापस उसको वहां पहुंचा देगा कि नहीं। तो यही फोर्सेज रेस्पॉन्सिबल होती हैं शेप को रीगेन कराने के लिए। जा, जब मैंने उस रबर को ऐसा खींचा था, अरे तो मैंने क्या किया था, हर दो मॉलिक्यूल के बीच के सेपरेशन को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया था। अब जैसे ही सेपरेशन बढ़ा, अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगेगा ना हर दो मॉलिक्यूल के बीच में, और उसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो लोग हाँ वापस से ओरिजिनल शेप पे आ गए थे। अच्छा है, नॉर्मल रबर लीजिए ना, वो मिटाने वाला रबर नहीं होता है, आप उस रबर को दबा दीजिए, ऑब्वियसली दबाइएगा तो देखिएगा उसका लेंथ थोड़ा छोटा तो हो ही जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने दोनों के बीच के सेपरेशन को कम कर दिया। जैसे ही कम करेगा ये इसको रिपेल करेगा, तो ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये भी इसको रिपेल करेगा, और रिपेल करके फिर वापस उसी ओरिजिनल लेंथ पर पहुंचा देगा। अरे बोलो ना। तो पता है अब हम इसको कैसे विजुअलाइज करेंगे और बढ़िया तरीके से। अब ना हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को ना दो ऑब्जेक्ट्स मान लेते हैं जिनके बीच में एक स्प्रिंग बंधा हुआ है, बिल्कुल इनका बिहेवियर वैसा ही है। अभी बताओ कि स्प्रिंग अगर अपने नेचुरल लेंथ पर है तो ये दोनों एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स की रिपल्सिव नेचर का, कोई फोर्स नहीं। समझ लीजिए कि यही वाला सिचुएशन हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको तो फिक्स्ड रखा और इसको पकड़ के खींच दिया। अरे बोलो, तो बताओ अगर पकड़ के इसको खींच दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है खींचने के लिए हमको तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना। हम जो फोर्स लगाते हैं उसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोला जाएगा। ये कौन सा फोर्स है, ये वही फोर्स है जिसने इसके शेप को डिफॉर्म किया है। अरे बोलो, लेकिन क्या अब ये इस पे कोई फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग के जरिए, स्प्रिंग के जरिए अब फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव नेचर का स्प्रिंग फोर्स, और इसको बोला जाता है बाबू रेस्टोरिंग फोर्स। क्या बोला जाता है, रेस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है ना। तो जैसे ही हम एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे ना, अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है एक रेस्टोरिंग फोर्स, और जैसे ही हम इसको हटाएंगे ये रेस्टोरिंग फोर्स वापस से उसको ओरिजिनल लेंथ पर लेके चला जाएगा। अरे बोलो, चाहे बताओ अगर हम इसको दबा दे तो क्या हो, दबा दे, ये दो, ये लो, दबा दिया मैंने, अरे बोलो ना। तो अब दबाने के लिए तो हमको इधर ना फोर्स लगाना पड़ा होगा, तो डिफॉर्मिंग फोर्स तो बाबू इधर है। बताओ ये स्प्रिंग इस पर रेस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगाएगा, अब उधर ना लगाएगा। स्प्रिंग की यही प्रॉपर्टी, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो इधर की तरफ लगने लगा कौन सा फोर्स, रेस्टोरिंग। और जैसे ही हम इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे, बोलिए, ये रेस्टोरिंग फोर्स वापस से उसको वहां लेके चला जाएगा। क्लियर है? तो अब हम लोग ये मान के चलेंगे कि जितने भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो आपस में ना एक स्प्रिंग के जरिए बंधे हुए हैं। आपस में बताइए कैसे कनेक्टेड है, स्प्रिंग के जरिए। अभी खींचेंगे तो खींचा तो जाएगा, लेकिन छोड़ देंगे तो फिर वापस चला जाएगा। दबाएंगे दब तो जाएगा, लेकिन छोड़ देंगे तो फिर वापस आ जाएगा। अरे हाँ तो बोलिए, ठीक है, वेरी गुड। तो सुनिएगा, ये बोलना चाह रहा है कि व्हेन द सॉलिड इज डिफॉर्म्ड, सॉलिड इज क्या, डिफॉर्म्ड। डिफॉर्म्ड का मतलब क्या हुआ कि मतलब या तो लेंथ उसका बढ़ा दिए होंगे, नहीं तो घटा दिए होंगे, यही सब किए होंगे। द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। बताइए, वो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था उससे डिस्प्लेस्ड हो जाएगा कि नहीं, या तो थोड़ा दूर चलाएगा, नहीं तो थोड़ा नजदीक आ जाएगा। अच्छा, कॉजिंग अ चेंज इन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस,
जिससे उनके एटॉम्स या इंटर एटॉमिक कहिए चाहे इंटर मॉलिक्यूलर कहिए, हाँ, जिससे उनके अंदर के एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, या तो थोड़ा बढ़ जाएगा नहीं तो थोड़ा घट जाएगा। When the deforming force is removed, और जब हम उस डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, द इंटर एटॉमिक फोर्सेस, वो जो रेस्टोरिंग फोर्स मैंने बोला था वो एटम्स के अंदर ना पैदा हुआ था, जा वो मॉलिक्यूल्स के अंदर ना पैदा हुआ था, तो उस रेस्टोरिंग फोर्स को ये इंटर एटॉमिक फोर्स बोल रहा है, चाहे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स ही है, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, द रेस्टोरिंग फोर्सेस टेंड्स टू ड्राइव देम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, वो चाहेगा कि वापस से ओरिजिनल पोजीशन पर लेके आ जाए, दस द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। क्या है, ओरिजिनल शेप ना होगा क्या, ओरिजिनल शेप एंड साइज ऐसा होगा, ओरिजिनल शेप एंड क्या साइज। द रेस्टोरिंग मैकेनिज्म कैन बी विजुअलाइज्ड बाय टेकिंग अ मॉडल ऑफ क्या, स्प्रिंग बॉल सिस्टम शोन इन दी फिगर। अब आप ये मान के चलिए कि जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं सब स्प्रिंग के जरिए अटैच्ड हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन विजुअलाइज करने के लिए हम ऐसा मानेंगे। अब आप बताइए कि इसको पकड़ के खींचेगा तो खींचा नहीं जाएगा, कहीं छोड़ दीजिएगा वापस आ जाएगा, ऐसा भी पकड़ के खींचा जाएगा, छोड़ दीजिएगा वापस आ जाएगा। ये बात समझ में आई, बोलिए जल्दी। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात करेंगे स्ट्रेस की। किसकी बात करेंगे, स्ट्रेस की। अच्छा, इससे पहले एक चीज और समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉल था, इसमें अटैच्ड क्या था, स्प्रिंग था, और यहाँ भी एक बॉल है। अरे सुन रहे हो, तो बताओ अभी तुमने इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगाना शुरू किया और इसको तुमने फिक्स करके रखा है, बोलो तो बताओ अभी इसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स कितना पैदा हुआ होगा। रुको 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 रे, अभी जस्ट फोर्स लगाना शुरू किया तुमने, अभी खिंचाया नहीं है, ये अभी खिंचाया नहीं है। तो जब तक ये थोड़ा खिंचाएगा नहीं तब तक स्प्रिंग इस पर फोर्स लगाएगा क्या, तो अभी कोई रेस्टोरिंग फोर्स नहीं, थोड़ा सा खिंचा गया, ये थोड़ा सा क्या हुआ बताइए। लीजिए, आप अभी भी फोर्स कितना लगा रहे हैं, 10 ही न्यूटन लगा रहे हैं। अब बताइए रेस्टोरिंग फोर्स आएगा कि नहीं आएगा। रेस्टोरिंग फोर्स होता है K इंटू एक्स, जितना ज्यादा इलोंगेशन उतना ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स। अरे स्प्रिंग फोर्स के, ठीक है, तो इधर की तरफ फोर्स लगने लगेगा, कुछ अपने से बोलो कितना लगा दिया जाए, कुछ 6 न्यूटन लगा दिया जाए। अभी भी जीत कौन रहा है, आपकी रेस्टोरिंग फोर्स, आप जीत रहे हैं, इसका मतलब अभी और लमरेगा, ये अभी और उधर जाएगा। चलिए हुआ क्या कि अभी लमर लमर के पहुंच गया यहाँ, हम तो वही 10 न्यूटन लगा रहे हैं, हमारी औकात है, और चूंकि इलोंगेशन और बढ़ गया तो रेस्टोरिंग फोर्स भी और हो सकता है कि ये 10 न्यूटन के बराबर हो जाए। अब बताओ कौन जीत रहा है, आपकी रेस्टोरिंग फोर्स बराबर हो गया, यानी अब ये खिंचाने वाला वो जितना औकात था आप खींच चुके, अब इससे ज्यादा ये नहीं खिंचाएगा। अरे बोलो ना, जैसे मान लो कि स्प्रिंग में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लटका के छोड़ दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कांस्टेंट ही ना होता है, तो वो तब तक ही उसको खींच पाएगा जब तक कि स्प्रिंग के अंदर पैदा हुआ रेस्टोरिंग फोर्स उस फोर्स के बराबर ना हो जाए, उसके बाद वो नहीं खिंचाएगा। जा हो गया, ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, इससे ज्यादा ये डिफॉर्म नहीं होगा। तो एक बात याद रखिएगा कि जब हम किसी चीज को डिफॉर्म करते हैं और जितना डिफॉर्म करना है उतना कर चुके हैं, तो उस केस में डिफॉर्मिंग फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स आपस में क्या हो जाता है, सही है, मतलब जितना डिफॉर्म होना था हो चुका है। उल्टा भी करेंगे तो यही केस होगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्प्रिंग है, बोलो बाबू, सही है, अभी हमने ना इधर की तरफ फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, तो बताओ दबेगा कि नहीं है, ऑब्वियसली दबेगा, क्योंकि इसके अंदर अभी कोई रेस्टोरिंग फोर्स पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जब तक ये थोड़ा कंप्रेस नहीं होगा तो ये कोई फोर्स थोड़ा लगाएगा। चलो ठीक है, थोड़ा सा हो गया कंप्रेस, ये देखिए पहुंच गया यहाँ कंप्रेस होके। तो अब हम तो जो फोर्स लगा रहे हो तो अपना हमारा 10 ही न्यूटन है, लेकिन स्प्रिंग अब इधर की तरफ ना लगाएगा, और चूंकि थोड़ा सा कंप्रेशन हुआ है, थोड़ा सा रेस्टोरिंग फोर्स मान लीजिए 6 न्यूटन आया, कौन जीत रहा है, आपकी रेस्टोरिंग फोर्स, आप जीत रहे हैं, यानी अभी ये और जाएगा, ये अभी और दबेगा। चलिए ठीक है, दब के पहुंच गया यहाँ, और आप जो फोर्स लगा रहे थे 10 न्यूटन और रेस्टोरिंग फोर्स भी हो गया, क्या मतलब हुआ, अब ये नहीं दबेगा, जितना दबना था दब चुका है। यानी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाले केस में, जब डिफॉर्मेशन होना रुक चुका है, उस केस में बाबू डिफॉर्मिंग फोर्स और क्या रेस्टोरिंग फोर्स आपस में इक्वल हो जाता है। क्लियर है, चलिए एक बात हो गई। आइए आते हैं और देखते हैं
स्ट्रेस। तो क्या है स्ट्रेस का मतलब होता है, हाँ क्या बोल रहे हो, तनाव, एकदम सही बोल रहे हो। वो जो टेंशन हम लोग पढ़ते थे वो एक्चुअली स्ट्रेस ही है, ठीक है। वो अभी हम लोग देख भी लेंगे, मैं आपको वो चीज प्रूफ करके भी बता दूंगा। स्ट्रेस का मतलब होता है रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है, मिला जुला के स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना। और फोर्स पर यूनिट एरिया आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, क्या बोला जाता है उसको, प्रेशर बोला जाता है। तो स्ट्रेस भी एक टाइप का प्रेशर ही होता है, बस प्रेशर होता है एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस होता है इंटरनल फोर्स। इंटरनल का मतलब हुआ जो अंदर में पैदा हुआ है, और अंदर में रेस्टोरिंग फोर्स ही ना पैदा होता है। रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कहोगे तो वो स्ट्रेस हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया कहोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रेशर। प्रेशर आपको बाहर से दिया जाता है और स्ट्रेस वो अंदर पैदा हो जाता है। जैसे मान लो कि अभी पढ़ाई के लिए, अभी अभी 11th क्लास में तो आदमी सबसे कम सीरियस होता है। अब जो लोग स्कूल जाते होंगे मे भी वो थोड़ा सीरियस होंगे स्कूल के एग्जाम को लेके, लेकिन बाकी जो लोग नहीं जाते हैं वो थोड़ा सा ऐसा हाई करिए है कि नहीं, आप लोग सीरियस हैं क्या, नहीं ना सीरियस हो, कोई बात नहीं है। ये ऐसा लगता है ना कि पढ़ाई के जीवन का 11th क्लास जो है वो एक इंटरवल होता है कि थोड़ा इसमें घूम फिर लेते हैं, फिर 12th में तो पढ़ना ही है। तो अभी क्या है ना कि पढ़ाई के लिए आप ऊपर प्रेशर डाला जा रहा होगा। कभी टीचर प्रेशर डालता होगा, बोल रहा होगा संडे है तो क्या है लेकिन आना है तुमको ये प्रेशर की वजह से तुम लोग आए हो। अच्छा मान लो कि टीचर का कौन सुनता है, लेकिन घर का लोग तो ठेल ठाल के पहुंचा ही देता है। तो अभी जो पढ़ाई के लिए डाला जा रहा है वो क्या है, वो प्रेशर, वो बाहर से डाला जा रहा है, वो अभी आपके अंदर नहीं है कि नहीं। लेकिन अब मान लीजिए कि जब 12th में आप चले जाइएगा और एक महीना, जैसे अभी जो 12th में लोग होंगे एक महीना बाद उनका एग्जाम है, अब बताओ उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, उसके अंदर स्ट्रेस पैदा हो चुका है पढ़ाई का, और वो उस स्ट्रेस को ही टेंशन बोला जाता है। अभी जो उनके अंदर पैदा हुआ है पढ़ाई का वो क्या है, स्ट्रेस। वो बाहर से जरूरत नहीं है, वो अंदर ही अंदर पैदा हो चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रेशर बाहर से डाला जाता है, स्ट्रेस अंदर पैदा हो जाता है। तो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन अ बॉडी इज क्या, सब्जेक्टेड टू अ डिफॉर्मिंग फोर्स। किसी भी बॉडी पर अगर हम कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं और रेस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप्ड इन द बॉडी, अंदर में एक रेस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाता है कि नहीं। जैसे आइए एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। मान लीजिए बाबू की ये कोई रॉड है, क्या है बताओ, रॉड है। अब इस रॉड पे ना मैंने इस तरीके से फोर्स लगाना शुरू किया, इस वाले हिस्से पर कहाँ फोर्स लगाया और इस वाले हिस्से पर, आप यकीन मानिए आपको महसूस हो चाहे ना हो, लेकिन इसका लेंथ थोड़ा सा तो जरूर बढ़ेगा, वो किसी भी मटेरियल का क्यों ना बना हो। जैसे अगर मैंने इस पेन को पकड़ के ऐसा खींचा, क्या लग रहा है इसका लेंथ बढ़ गया क्या, तुमको महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन बढ़ा है। 0.0000000001 मीटर बढ़ा होगा, लेकिन बढ़ा होगा। और फिर एक मिनट खींचा मैंने, थोड़ा सा लेंथ बढ़ा होगा, अरे कभी कभी महसूस हो जाएगा, कभी कभी नहीं होगा। अगर ये पेन रबर का बना होता तो महसूस होता, प्लास्टिक का बना है तो महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इस फोर्स को हटाया, ये वापस से अपने ओरिजिनल शेप पर आ गया होगा। क्या लग रहा है, इस पेन को मैं दबा रहा हूं तो इसका लेंथ छोटा हुआ होगा क्या, महसूस तो नहीं हो रहा है लेकिन हुआ होगा, थोड़ा ही सही, लेकिन हर मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा कम हुआ होगा। और वही जब मैं इस फोर्स को हटा लूंगा तो ये वापस से अपने ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक रॉड है, इस पर मैंने ऐसा फोर्स लगाया, बोल लो ना, उसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और मान लो कि लेंथ जो है वो बढ़ के इतना हो गया, कितना हो गया, मान लो इतना हो गया। ये मैंने ऊपर फोर्स लगाया और ये मैंने, अच्छा एक और बात है, मुझको नेट फोर्स 0 ही लगाना होगा इसके ऊपर। ओ माय गॉड, मैं अगर इसको ऊपर खींच रहा हूं 10 न्यूटन का फोर्स लगा के, तो नीचे भी खींचूंगा 10, अगर ऊपर वाला 11 न्यूटन हो गया तो ऊपर नहीं जाने लगेगा ये। और मेरा मकसद इसको ऊपर नीचे ले जाना थोड़े है, मेरा मकसद जो वो जहां पे है वहीं पे रखना है, बस थोड़ा सा लेंथ को बढ़ा देना है। तो नेट फोर्स तो हमको कितना लगाना पड़ेगा, 0 ही लगाना पड़ेगा। तो ऊपर F तो नीचे भी क्या F, ठीक है। अब एक बात बताइए, जो लेंथ बढ़ा है तो उसमें हुआ क्या होगा कि हर लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ गया होगा,
जा। अब आप बताइए यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? लगभग इनफाइनाइट। तो काउंट करने से थोड़े काउंट होगा। लेकिन एक काम करते हैं हम लोग ना, थोड़ा सा दो चार को इसमें ड्रॉ करते हैं। एक ये ड्रॉ कर लेते हैं, एक यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, और एक और मान के चलते हैं कि इतने ही सारे लेयर्स हैं। क्या बोलते हो? तो बताइए हर लेयर के बीच में गैप थोड़ा थोड़ा बढ़ा होगा कि नहीं है? अब जैसे ही मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगाने लगेंगे? अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगाने लगेंगे। हे भगवान! हाँ, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जितना इसको हो गया, जितना इसको खींचना था खींचा चुका है ये। अभी सारा लेयर रेस्ट में आ चुका है। सारा लेयर कैसा आ चुका है? तुम कहे रेस्ट में चली गई। तुमको ध्यान देना है इधर। यू आर नॉट अ मॉलिक्यूल। मैं कह रहा हूं कि रेस्ट में, आप ध्यान दीजिए ना। मैं कह रहा हूं कि जितना जिसको खिंचाना था खिंचा चुका है, जितना डिस्टेंस बढ़ना था बढ़ चुका है। अभी सब लोग कैसे हैं? रेस्ट में है। ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में। क्लियर है? तो बाबू रेस्ट में होने का क्या मतलब हुआ कि नेट फोर्स सब पे जीरो ना होना चाहिए। इस वाले लेयर पे हमने ऊपर एफ फोर्स लगाया, यानी कोई तो जरूर होगा जिसने नीचे भी एफ लगाया होगा। तो वो कौन होगा? वो ये वाला लेयर होगा, क्योंकि इस लेयर और इस लेयर के बीच का गैप थोड़ा सा बढ़ा ना है। अरे यार, तो अगर इस लेयर को इस लेयर से थोड़ा ऊपर कर दोगे तो ये इसके ऊपर अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स नहीं लगाने लगेगा, और यही ना रेस्टोरिंग फोर्स हो गया। अरे कौन सा फोर्स हो गया? रेस्टोरिंग फोर्स हो गया। ठीक है, अब सुनिए, ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये अगर इस पर नीचे की तरफ एफ लगाएगा तो ये इस पर ऊपर की तरफ है। अब सुनो, इसको भी तो रेस्ट में रखना है, इसको भी तो रेस्ट में रखना है, और इस पर ऊपर लग गया है एफ फोर्स। इसका मतलब नीचे भी लगेगा एफ फोर्स। और वो कौन लगाएगा? वो ये लगाएगा, क्योंकि इनके बीच का भी तो सेपरेशन बढ़ा है, और ये भी उतना ही लगेगा ताकि इस पर नेट फोर्स कितना हो सके। ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसने अगर इस पर नीचे लगाया है एफ, तो ये इस पर ऊपर लगा। ये बात समझ रहे हैं आप? लेकिन इसको भी रेस्ट में रहना है। हो चुका है जितना ऊपर नीचे करना था। हाँ, तो अब इसका मतलब है कि इस पर नीचे फोर्स लगा होगा, और वो किसने लगाया होगा? इसने लगाया होगा, क्योंकि इनके बीच का भी तो गैप बढ़ा होगा। तो ये इस पर नीचे एफ लगा, ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ। ये इस पर ऊपर नीचे, तो ये इस पर ऊपर। समझ में आई बात? नेट फोर्स इस पर भी जीरो करना है, तो यानी नीचे फोर्स लगा होगा एफ, और किसने लगाया है? इसने लगाया है। समझ में आया? अब ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ, इसने अगर नीचे लगाया है तो ये इस पर कहाँ लगाएगा? ऊपर लगाएगा। इसको भी तो रेस्ट में रहना है, इस पर भी तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो ऊपर अगर एफ लग गया है तो नीचे भी एफ लगना चाहिए, और वो किसने लगाया है? वो हमने लगाया है। इसके नीचे कोई लेयर नहीं है। वो कौन, किसने लगाया है? हमने लगाया है। तो एक बात बताइए, डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो कितना है? एफ है। मान लो कि ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स को एफ डी से क्यों लिखा? डिफॉर्मिंग फोर्स एफ है, समझ तो रहे हो ना? और अंदर में पैदा हुआ रेस्टोरिंग फोर्स कितना है? वो भी एफ ही है। वो यहां देखो चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो। और यही चीज जब हम धागे में देखते थे तो इसी को हम लोग टेंशन बोला करते थे। क्या बोला करते थे? यही टेंशन होता है। थ्रू आउट द रॉड, थ्रू आउट द धागा, टेंशन हर जगह क्या होगा? सेम हो जाएगा। बोलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या मान ले? ए मान ले, तो बाबू ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना होगा? तो ये भी कितना होगा? यही ना होगा, मतलब देखा जाए तो क्रॉस फोर्स पर यूनिट एरिया को ही बोला जाता है स्ट्रेस। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स की इंटरनल फोर्स का? रेस्टोरिंग फोर्स ना हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो स्ट्रेस को डिनोट किया जाता है कैसे? सिग्मा से, और वो हो जाएगा आपका रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आपको रेस्टोरिंग फोर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो एक्सटर्नल फोर्स होता है ना, जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, वही एक्चुअली रेस्टोरिंग फोर्स होता है। तो आप एफ अपन ए कर लीजिएगा। कुछ तो बोलिए, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़िए क्या बोल रहा है। When a body is subjected to a, क्या बताइए? डिफॉर्मिंग फोर्स। और रेस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप्ड इन द बॉडी। बॉडी के अंदर क्या पैदा हो जाएगा? रेस्टोरिंग। दिस रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ लाइट फोर्स। जैसे देखिए ना, फोर्स को आपने ऊपर लगाया था, तो इस लेयर पे जो रेस्टोरिंग फोर्स लगा था वो कहाँ लगा था? और सेम मैग्नीट्यूड का लगा था कि नहीं?
वो बात बोल रहा है। और फिर कहता है कि द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। क्लियर है? चलिए स्ट्रेस जो है हम 3 टाइप का देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, शियरिंग और हाइड्रोलिक। अब ये क्या है वो बारी बारी से समझेंगे, ठीक है? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में जो फोर्स लगाया जाएगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगाया जाएगा। क्या लिखा हुआ है? इट डेवलप्स इन द बॉडी इफ द अप्लाइड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस वेयर इट इज अप्लाइड। जहां फोर्स लगा है वहां फोर्स अगर सरफेस के कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस उसमें पैदा होता है। आइए एग्जांपल्स लेते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी 2 टाइप का होगा, एक होगा टेंसाइल और एक होगा कॉम्प्रेसिव। टेंसाइल नाम से ही क्लियर है कि पकड़ के खींचा जा रहा होगा, और कॉम्प्रेसिव नाम से ही क्लियर है, पकड़ के दबाया जा रहा होगा। ठीक है, तो टेंसाइल में क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक रॉड है, रॉड का लेंथ कितना है बताइए, L है। तो अगर हम इसको पकड़ के ऐसा खींचेंगे, क्या करेंगे, तो थोड़ा सा बेचारे का लेंथ बढ़ जाएगा कि नहीं? और ऑब्वियसली खींचे रखने के लिए हमको फोर्स लगाए रखना पड़ेगा। फोर्स हटा देंगे वापस अपने ओरिजिनल पर आ जाएगा ही। अरे बोलो ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर जो भी लेयर्स होंगे उन सारे लेयर्स में भी जो फोर्स पैदा हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? अरे बोलो बाबू, सब एफ ही ना हुआ होगा, एफ 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 सब कितना होगा बताइए? एफ एफ हुआ होगा, ठीक है, बोलो। अच्छा मान लो कि ये जो लेंथ बढ़ा है वो कितना बढ़ा है? डेल्टा एल बढ़ा है, तो नया लेंथ कितना हो जाएगा? एल प्लस डेल्टा एल नहीं हो जाएगा? तो इस केस में कोई पूछेगा बताइए स्ट्रेस कितना? फोर्स पर यूनिट। हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत आसान चीज है, सही है। अब देखो कॉम्प्रेसिव में क्या होगा, रॉड वही होगा लेकिन पकड़ के खींच नहीं रहे होंगे, हम उसको पकड़ के क्या करेंगे? दबाएंगे। तो दबाएंगे तो थोड़ा सा लेंथ छोटा नहीं हो जाएगा? अरे ऐसे ये छोटा नहीं हो गया है। और मान लीजिए जो लेंथ छोटा, अच्छा इसका ओरिजिनल लेंथ एल है और जो लेंथ छोटा हुआ है वो कितना है? डेल्टा एल है। तो नया लेंथ कितना होगा? एल माइनस डेल्टा एल हो जाएगा। और इस केस में भी जो अंदर ही अंदर रेस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा बाबू, वो कितना होगा? इस केस में भी एफ ही होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अरे इस केस में भी कितना होगा? एफ ही होगा। तो इस केस में भी स्ट्रेस आ जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, जहां ए जो है वो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। अरे बोलिए ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ऐसा हो गया, सही है। चलिए देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। मान लीजिए फोर्स मैंने ऐसा लगाया जिसमें ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, नीचे वाला फोर्स कम है। यहाँ पर फोर्स इक्वल था 10 न्यूटन, तो ये भी 10 न्यूटन, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि ये हो 10 न्यूटन तो बाबू ये हो कितना? 15 न्यूटन। अब बताओ अगर मुझको स्ट्रेस लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? फोर्स पर यूनिट एरिया तो करना होता है, कौन सा फोर्स लिखूं मैं? पिछली बार तो ये और ये बराबर था, तो दोनों में से कोई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार मैं क्या करूं? ऊपर वाला F1 हो गया, नीचे वाला F2 हो गया, कौन सा फोर्स मैं लिखूं? पहले बताओ इसमें स्ट्रेस पैदा होगा कि नहीं? स्ट्रेस तो पैदा होगा। देखो पता है हो क्या रहा है, ये वो केस था जिस केस में एकदम ऊपर नीचे वाला फोर्स बराबर था, खाली लमरा था थोड़ा सा ही। लेकिन अब की बार ये है कि ऊपर वाला फोर्स थोड़ा ज्यादा। देखो खींच रहा हूं मैं दोनों तरफ से खींच रहा हूं, इसे भी खींच रहा हूं, इसे भी खींच रहा हूं। देखो इधर इधर, ऐसा क्या बोल रहे हो? स्यूडो फोर्स। खींच रहा हूं मैं इसको, लेकिन ऊपर वाला फोर्स ज्यादा लग रहा है और नीचे वाला फोर्स, जिसकी वजह से इसको ऊपर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि नेट फोर्स देखो ना 5 न्यूटन का ऊपर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर स्ट्रेस भी तो आया है। हाँ, तो उस स्ट्रेस को लिखने के लिए मैं कौन सा फोर्स लिखूं? जल्दी बोलिए। मैं ऊपर वाला फोर्स लिखूं, नीचे वाला फोर्स लिखूं कि नेट फोर्स लिखूं? नेट फोर्स लिखूंगा तो 15 में से 10 घटा के मैं 5 न्यूटन लिखूंगा। हाँ, तो उस हिसाब से तो यहाँ नेट फोर्स कितना आ रहा है, तो हमको 0 लिख देना चाहिए। नेट फोर्स नहीं होगा, इतना तो समझ में आ रहा है ना। तो क्या लिखा जाए? F2 लिखा जाए, जो छोटा वाला फोर्स है वो लिखा जाए। क्यों लिखा जाए? किताब में दिया है, चोर सब कहीं का। तो सुनो, सही बोल रहे हो, छोटा वाला फोर्स लिखा जाता है, और मैं बताता हूं क्यों लिखा जाता है। सिंपल सा रीजन है। जैसे मान लीजिए कि ये रॉड है, बोलिए ना क्या है,
और 15 न्यूटन का फोर्स ऊपर है, 10 न्यूटन का जो नीचे लगा है ना रे बाबू, तो तुम ना इस 15 न्यूटन को लिखो 10 न्यूटन प्लस कितना 5 न्यूटन। सुन भी रहे हो? अब सुनो, ये जो 5 न्यूटन है वो एक्चुअली कुछ और नहीं, वो नेट फोर्स है। यानी ये 5 न्यूटन इस रॉड को कहां लेके जाएगा? ऊपर लेके जाएगा। बाकी ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन मिलके इसको ऊपर ले जा रहा है कि नीचे ले जा रहा है? बस यही दोनों मिलके इसको लमरा रहा है। अगर इसका लेंथ बढ़ेगा तो वो किसकी वजह से बढ़ेगा? ये 10 न्यूटन और इस 10 न्यूटन की वजह से। आप समझे नहीं? जो एक्स्ट्रा लग गया था ना, वो तो बस इसको मूव कराएगा। बाकी जिन दो फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस किया है, वही दो फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल होंगी इसके लेंथ को बढ़ाने के लिए। इसका मतलब हुआ कि जब एक फोर्स ज्यादा रहेगा, एक फोर्स कम रहेगा, तो स्ट्रेस लिखते समय हम कौन सा फोर्स लिखेंगे? छोटा वाला फोर्स का मतलब कितना? 10 न्यूटन। मतलब ये इसके हिसाब से देखा जाए तो F2 ना है, तो F2 बाई A कर लेंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ऐसा कभी आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा बता देता हूं। ठीक है, चलिए बात करेंगे एक नए फिजिकल क्वांटिटी के, जिसका नाम है स्ट्रेन। क्या नाम है? तो जहां कहीं भी स्ट्रेस होता है वहां होता है स्ट्रेन। ये दोनों मतलब एक दूसरे के साथ आता है। तो इसका मतलब होता है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। क्या मतलब होता है? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। पढ़ना ना, लिखा हुआ है द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है? तो सुनो, दो चीजें होती हैं, फ्रैक्शन और परसेंटेज। ये पहले भी मैंने बताया होगा। फ्रैक्शन का मतलब होता है एक में कितना, और परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना। बोलो, तो किसी चीज का अगर फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है? अगर आपको फ्रैक्शन निकालना है ना, तो वो चीज रखना होता है ऊपर। जैसे आपको निकालना है फ्रैक्शनल हाथी निकालना है, तो हाथी को कहां रखोगे? ऊपर रखना। मतलब जो चीज जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसको कहां रखोगे? ऊपर रखा जाता है। और नीचे रखा जाता है इनिशियल वैल्यू या फिर ओरिजिनल वैल्यू। नीचे क्या रखा जाता है? इनिशियल या फिर ओरिजिनल। तो इससे फ्रैक्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आपको परसेंटेज निकालना होगा, तो जिस चीज का परसेंटेज निकालना है उसको कहां रखा जाता है? ऊपर रखा जाता है। नीचे में वही इनिशियल वैल्यू या फिर क्या, और इंटू किया जाता है 100। अरे बोलो ना। तो मैं पूछूं कि बताओ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ का क्या मतलब हुआ? तो चेंज इन लेंथ को रखना कहां? ऊपर। चेंज इन लेंथ को कहां रखना? ऊपर। और ओरिजिनल लेंथ को रखना, तो ओरिजिनल लेंथ उसका कितना था? चेंज इन लेंथ डेल्टा एल ही ना था। इसमें कहो चाहे इसमें कहो, चेंज इन लेंथ तो डेल्टा एल ही आ रहा है। हाँ बाबू, तो डिवाइडेड बाई एल, बस हो गया। ये यहां से मिल जाएगा आपको क्या? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। अरे बोलिए। और इसी को बोला जाता है स्ट्रेन। एंड द स्ट्रेन इज डिनोटेड बाई, स्ट्रेन इज डिनोटेड बाई क्या? नॉट ई, दिस इज एप्साइलन। दिस इज ई, सॉरी, EPSILO, एप्साइलन। क्या है ये? एप्साइलन है। अल्फा बीटा गामा का नाम सुना है? उसी की फैमिली में आगे चल के मिलता है हमको एप्साइलन। तो अभी प्रैक्टिस करिए उसको बोलने की। क्या लिखा हुआ है? वो एप्साइलन लिखा हुआ है। 12th क्लास में तो एप्साइलन ही एप्साइलन आपको मिलेगा। 11 में तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन 12th में बहुत मिलेगा। तो वो एप्साइलन लिखा हुआ है। बोलो, हम यहां पर एल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं ना। तो वो हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल। अच्छा, इसको हम चाहें तो डिराइव भी कर सकते हैं कि जिस समय लेंथ एल था, लेंथ में चेंज कितना था? डेल्टा। तो लेंथ जब 1 होगा तो लेंथ में चेंज कितना होगा? तो जिस समय 1 होता है उस समय जो चीज होता है उसको फ्रैक्शन नहीं बोला जाता है। तो जब लेंथ 100 होगा तो कितना हो जाएगा? डेल्टा एल बाई एल इंटू कितना? तो ये हो गया परसेंटेज चेंज इन लेंथ, और ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। और फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ को ही ना बोला जाता है स्ट्रेस। सॉरी, स्ट्रेस बोल रहा हूं, स्ट्रेन। ठीक है, ये हो गया आपका। देखिए सब लिखा होगा किताब में।
अच्छा एक और बात है, ये जो स्ट्रेस हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, चलो चाहे यही पे ठीक है, स्ट्रेस पढ़ रहे हैं, इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर, और इसी को प्यार से क्या कहा जाता है? पास्कल। तो स्ट्रेस का भी यूनिट वही होता है जो प्रेशर का यूनिट होता है, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरे टाइप का स्ट्रेस है टेंजेंशियल या फिर शीयरिंग। बोलिए, टेंजेंशियल या फिर क्या? शीयरिंग। तो इसमें ना जो अप्लाइड फोर्स होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ना होकर सरफेस के पैरेलल होता है। जैसे मान लीजिए कि ये किताब है, क्या है? किताब है। अभी किताब है तो सरफेस इसका आपको दिख रहा होगा, ये वाला और ये नीचे वाला। अब जो मैं फोर्स लगाऊंगा ना, सरफेस के पैरेलल लगाऊंगा, यानी अपने इस हाथ से मैं इस वाले सरफेस पर फोर्स उधर लगाऊंगा तो वो सरफेस के पैरेलल ही ना हो गया, और इस वाले हाथ से इस पर फोर्स मैं कहाँ लगाऊंगा? पीछे। मैं ऐसा फोर्स लगाने जा रहा हूँ, ऐसा। तो बताओ मेरे ऐसे फोर्स लगाने से क्या इसमें डिफॉर्मेशन आ गया? और कैसा डिफॉर्मेशन आया? ऊपर वाला लेयर नीचे वाले लेयर के रेस्पेक्ट में थोड़ा आगे नहीं खिसक गया? और इसी फोर्स को जब मैं हटा लूंगा वापस से, देखो आ गया कि नहीं? अरे वापस से सीधा हो गया। अरे फिर मैं फोर्स लगाऊंगा, डिफॉर्मेशन आ गया, फिर हटा लूंगा वापस से सीधा हो गया। नहीं समझ में आया? तो मेरे ऐसे करने से भी तो इसके अंदर स्ट्रेस पैदा हुआ है, इसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स पैदा हुआ है। वही रेस्टोरिंग फोर्स ना वापस से ला दे रहा है फिर। अरे बोलो। तो इस केस में जो स्ट्रेस पैदा होगा उसको बोला जाता है टेंजेंशियल। नामे से क्लियर हो गया कि सरफेस का टेंजेंशियल होना चाहिए फोर्स। टेंजेंशियल या फिर क्या? शीयरिंग स्ट्रेस। क्लियर है? तो अब की बार मान लीजिए रॉड कुछ इस टाइप का है, तो हम फोर्स कैसे लगाने वाले हैं? ऐसे ना लगाने वाले हैं। तो ऐसे लगाएंगे तो क्या होगा? नीचे वाला लेयर यही रहेगा, ऊपर वाला लेयर थोड़ा आगे नहीं चला जाएगा। फोटो विल बी समथिंग लाइक दैट, वैसा हो जाएगा। हाँ अच्छा, अब सुनिए। अब क्या होगा कि यहां पर भी अगर हम ढेर सारे लेयर्स बना लें, तो बाबू एक बात बताइए, जितना इसको खिसकना था खिसक चुका, अभी तो रुका हुआ है ना। इसका मतलब इस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बोलो। तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब हुआ कि अगर हमने इधर एफ लगाया तो कोई तो जरूर होगा जिसने इधर एफ लगाया होगा। वो कौन है? अरे वो नीचे वाला लेयर है। नीचे वाला लेयर नहीं ना चाह रहा है कि ऊपर वाला लेयर उसके आगे जाए, तो वो इस पर इधर फोर्स लगाएगा। तो ये जो पैदा हुआ है कौन सा फोर्स है? रेस्टोरिंग फोर्स। और किसके बराबर होगा? इसी के बराबर ना होगा। तो ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये भी इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। आप समझ रहे हैं? तो ये बार बार मैं अब मैं नहीं बताऊंगा, सिचुएशन कुछ भी हो, रेस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर, अगर डिफॉर्मेशन रुक चुका है तो। ठीक है, चलिए अब बताइए इस केस में अगर स्ट्रेस लिखना होगा क्या लिखिएगा? अरे फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस केस में भी रेस्टोरिंग फोर्स तो एफ ही ना होगा। और मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए है, तो आप नीचे में लिखिएगा ए। हो गया। और आपको मन करे तो यहाँ एस लगा दीजिए। एस स्टैंड्स फॉर शीयरिंग स्ट्रेस है ये। अरे बोलिए जल्दी। अब सुनिए, मान लीजिए तुम लोग चोई चोई करता है। मान लीजिए कि शुरू में तो ये जो दीवारें थी वो वर्टिकल थी, ऐसी थी। तो ये जो अपर लेयर जो है वो इतना ही ना खिसका है, और ये है डेल्टा एक्स। अच्छा, ये लेंथ कितना था? एल था ना? अरे बाबू यहां से लेकर यहां तक ये जो लेंथ था वो कितना था? इसमें बदलाव नहीं होगा। मेरा ऐसा कर देने से अपर लेयर और लोअर लेयर के बीच का गैप घट या बढ़ नहीं रहा है, बस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, बस इतना होगा। इस एंगल को अगर हम क्या मान ले रहे बाबू? थीटा मान ले, तो इस केस में आता है शीयरिंग स्ट्रेन। अरे पिछले केस में क्या आया था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के साथ क्या आया था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया था। तो अब की बार शीयरिंग स्ट्रेस के साथ आएगा शीयरिंग स्ट्रेन। शीयरिंग स्ट्रेन को अब ऑब्वियसली हम लोग डिनोट करेंगे एप्सिलॉन एस से। अरे बोलो ना। और उसका भी डेफिनेशन वही होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ था ना? अरे बोलो ना। तो ये मतलब ये लेकिन होगा फ्रैक्शनल शिफ्ट इन लेयर्स। ठीक है, तो यानी कि ऊपर में हमको रखना होता है शिफ्ट। तो बताओ शिफ्ट कितना हुआ है? डेल्टा एक्स का ही ना हुआ है। और नीचे में लिखना होता है ओरिजिनल दोनों के बीच का लेंथ कितना था? तो कितना था? एल था।
बोलो, पिछली बार डिफॉर्मेशन डेल्टा एल का हुआ था तो डेल्टा एल बाई एल लिखे थे, अब की बार डिफॉर्मेशन डेल्टा एक्स का ना हुआ है, डेल्टा एक्स बाई एल लिखेंगे। अब आप इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखिए और बताइए कि डेल्टा एक्स बाई एल क्या है। क्या ये tan थीटा है? क्यों tan थीटा है? क्योंकि इस एंगल के लिए ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो हम चाहें तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं, क्या बताइए, tan थीटा। सुन रहे हैं आप? अच्छा, अब पता नहीं ये मैंने आपको बताया है कि नहीं कि थीटा अगर बहुत छोटा हो जाए, क्योंकि सॉलिड्स के केस में ना ये डिफॉर्मेशन कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता, हल्का फुल्का होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री का डिफॉर्मेशन, तो उसको बहुत कम माना जाएगा। तो अगर एंगल बहुत छोटा हो जाए तो ये आपको पता है कि साइन थीटा को लगभग लगभग थीटा मान लिया जाता है। कभी तो बताया होगा मैंने, नहीं बताया मैंने, है? अच्छा कोई बात नहीं, अभी जान लो। मतलब डेरिवेशंस में बहुत इस्तेमाल होता है। इवन अगर हम लोगों ने वो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला जो था ना, mv²/r, उसमें भी इसका इस्तेमाल होगा अगर करे तो। डेरिवेशंस में खूब इस्तेमाल होता है। साइन थीटा की जगह सिर्फ क्या लिख देंगे, लेकिन कब लिखेंगे, हमेशा ना जब थीटा बहुत छोटा हो। और बाबू tan थीटा की जगह पे भी कभी कभी सिर्फ थीटा लिख दिया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर भी अगर थीटा बहुत छोटा हो जाए, इफ थीटा टेंस टू क्या, तो हम tan थीटा की जगह सिर्फ क्या लिख सकते हैं, यानी कि शेयरिंग स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एल या फिर क्या, सिर्फ थीटा। लेकिन याद रहे थीटा यहां पर हमको लेना होगा किसमें, रेडियन में। थीटा किस में लेना होगा बाबू, रेडियन में लेना होगा। देख लिए, ठीक है, देखिए आपकी किताब में लिखा हुआ है। आप लोगों को ब्रेक चाहिए क्या, ब्रेक चाहिए? ठीक है, आप 5 मिनट में हम लोग फिर 5 मिनट का मतलब 5 मिनट, यहाँ 4-5 हो रहा है, 4:10 तक तुम यहाँ